संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के झूठ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच शुक्रवार को बैंकॉक में बिम्स्टेक से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। बाद में यूनुस के प्रेस सचिव ने पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात को लेकर कई दावे किए जो पूरी तरह भ्रामक थे। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने 4 अप्रैल को बैंकॉक में यूनुस और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत का गलत ब्यौरा दिया। शफीकुल आलम ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि इस बैठक में पीएम मोदी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। पोस्ट में ये भी कहा गया कि पीएम मोदी ने कथित तौर पर शेख हसीना के यूनुस के प्रति असम्मानित व्यवहार का भी जिक्र किया था। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। शफीकुल आलम ने कहा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का व्यवहार मोहम्मद यूनुस के प्रति काफी आदर का रहा था। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के काम को लेकर भी बात की। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उनका व्यवहार आपके प्रति निरादर भरा रहा, लेकिन हम आपका सम्मान करते रहेंगे। इस पोस्ट में शफीकुल ने दावा किया कि जब प्रोफेसर यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी की प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं थी। हमें विश्वास है कि एक दिन शेख हसीना का ढाका प्रत्यर्पण किया जाएगा और हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यूनुस के प्रेस सचिव के इन बयानों का कोई आधार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस और पूर्ववर्ती सरकार के संबंधों को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी पूरी तरह से गलत थी। पीएम मोदी ने यूनुस के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि ये सुझाव दिया था कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे अकारण द्विपक्षीय संबंध खराब हों। बिहार में भले ही साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसकी सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इनमें कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 महीनों के भीतर तीसरी बार बिहार पहुंचे। वो यहां पहुंचकर बेगूसराय में कन्हैया कुमार की तरफ से निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सुभाष चौक पर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेना में पेंडिंग बहाली पूरी करने की मांग की है। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को कन्हैया कुमार ने शुरू किया है। पदयात्रा करने के बाद पटना के बापू सभागार में संविधान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पैदल यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। सफेद टी शर्ट में नजर आए कांग्रेसी राहुल ने यात्रा शुरू करने से पहले ही पैदल यात्रियों से सफेद टी शर्ट पहनकर आने की बात कही थी। यही कारण है कि पूरी सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे थे। बेगूसराय के बाद राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पटना रवाना हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी एवं विधायक शकील अहमद खान ने बताया कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेंगे। गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के कई देशों पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। एशियाई मार्केट हो, चीनी मार्केट हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का बाजार हो, सभी में गिरावट देखी जा रही है।
भारतीय बाजार भी आज खुलते ही 3000 अंक नीचे चला गया। इसी बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम से एक खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने वियतनाम पर 46% के टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद अब वियतनाम ने अमेरिका को एक लेटर लिखकर वहां से आने वाले सामानों पर टैरिफ ना लगाने का ऑफर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख टो लैम ने 5 अप्रैल 2025 के दिन अमेरिका को एक लेटर लिखा था, जिसमें अमेरिका से उनके खिलाफ लगाई गई टैरिफ में रियायत देने की बात कही थी। टो लैम की ओर से मांग की गई कि अमेरिका उन्हें 9 अप्रैल के बाद से 45 दिनों तक टैरिफ में छूट दे। इसके बदले में उन्होंने अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बिना टैरिफ के उनके देश में बेचने का ऑफर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ एशियाई देशों पर लगाए, जिसमें वियतनाम और चीन प्रमुख हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम चीन का प्रमुख बिजनेस पार्टनर बन रहा था। ट्रंप के इस फैसले से न केवल वियतनाम को घाटा होगा, बल्कि चाइना पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। खबर लिखे जाने तक मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 4% से ज्यादा टूट गया है। अभी सेंसेक्स 3049.52 अंकों की गिरावट के साथ 72,315.17 पर कारोबार कर रहा है। वक्फ बिल को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल के खिलाफ अब 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इसके बाद भी विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वालों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फरनगर में 300 प्रदर्शनकारियों को 2-2 लाख का बॉन्ड भरने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया राणा को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि सोमैया राणा की तरफ से शांति भंग की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पुलिस की तरफ से नोटिस में कहा गया, क्यों ना शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10 लाख के निजी बॉन्ड और 10-10 लाख की 2 जमानत ली जाए। बता दें कि सोमैया राणा वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। सोमैया को ये नोटिस पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप पर भेजा गया है। पुलिस की तरफ से दिए नोटिस में 10 लाख के मुचलके की बात कही गई है। इस मुचलके के खिलाफ सोमैया राणा कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के इस आदेश को वो कोर्ट में चुनौती देंगी। सोमैया के अलावा उज़मा परवीन और महेंद्र यादव को भी नोटिस दिया गया है। मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया राणा का नाता समाजवादी पार्टी से है। वो यहाँ खासी एक्टिव नजर आती हैं। सोमैया राणा इस समय समाजवादी पार्टी की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सोमैया अपने बयानों और विरोध प्रदर्शनों के कारण खासी सुर्खियों में बनी रहती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों सुर्खियों में है। कामरा ने शनिवार को अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल कामरा ने हाल ही में एक पॉलिटिकल जोक किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अपमान किया है। इसी के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कुणाल कामरा पर मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार के आधार पर अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। ये मामला 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एस.वी. कोटवाल और जस्टिस एस.एम. मोदक के बेंच की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कुणाल कामरा पर दर्ज एफआईआर के चलते मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजा था, लेकिन तीनों ही बार कामरा पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया था।
MIDC पुलिस ने बाद में 0 FIR खार पुलिस को ट्रांसफर कर दी। पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मुंबई में दर्ज एक FIR के संबंध में कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी थी। कामरा मद्रास हाई कोर्ट इस आधार पर गए थे कि उन्होंने कहा था कि वो तमिलनाडु जिले के स्थायी निवासी हैं और उसे महाराष्ट्र की यात्रा करने पर तत्काल गिरफ्तारी और शारीरिक क्षति की आशंका है। इसी आधार पर कामरा को अंतरिम जमानत दी गई थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए सीएम योगी खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि घटना करने वाले लोगों पर सीएम का हाथ है। इस घटना में जाति कनेक्शन है। अखिलेश ने कहा कि सीएम ने हिडन अंडरग्राउंड फोर्स तैयार कर रखी है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तुलना हिटलर से की। सपा चीफ ने कहा कि हिटलर ऐसे ही ट्रूपर्स तैयार करता था। सीएम के इशारे पर सीएम, IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी और एक अखबार के इशारे पर हमें अपमानित करने का काम किया गया। राणा सांगा विवाद के मामले में करणी सेना के सदस्यों ने रामजी लाल के घर पर तोड़फोड़ की थी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था। वहीं प्रयागराज दरगाह वाली घटना पर अखिलेश ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाला सीएम की जाति का है। उसको सरकार, पुलिस, SP, कमिश्नर कुछ नहीं बोलेगा। सीएम के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को करवाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। पिछले 10 साल में जितने भी प्लॉट थे सब 2 से 3 लोगों को अलॉट करवा दिए। अखिलेश ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर रूल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार 2 साल में जा रही है। प्रयागराज में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। रामनवमी के अवसर पर दर्जनों युवाओं ने दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया और गाजी को विदेशी आक्रांता बताया। महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता रविवार की दोपहर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे और काफी देर तक वहां नारेबाजी की। इसके बाद दरगाह की बुर्ज पर चढ़ गए और वहां पर भगवा ध्वज लहराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाया। IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद को अपने होम ग्राउंड पर एक और हार से 2-4 होना पड़ा है। इस बार उसे गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया है। सनराइजर्स पर गुजरात की जीत के हीरो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने, जिन्होंने मैच में 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच बनकर सिराज ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में कई मुद्दों पर बात की। उसी के दौरान उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किए जाने की घटना के बारे में भी बताया। 6 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से खेले मैच के बाद गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद सिराज से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन ना होने को लेकर सवाल हुआ, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सिराज ने कहा कि मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किए जाने की घटना को पचा पाना आसान नहीं रहा। काफी दिल दुखा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला, ये समझाया कि अभी काफी कुछ है और करना है। सिराज ने कहा कि उन्होंने अपने माइंडसेट और फिटनेस पर काम करना शुरू किया। सिराज ने आगे कहा कि जब टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता तो माइंडसेट को बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और IPL की तैयारियों में भी जुट गया। सिराज ने IPL 2025 में अपनी सफलता को लेकर कहा कि जब आप कुछ करने का प्लान करते हैं और वो एकदम से हो जाए तो फिर आप टॉप पर होते हैं। गुजरात टाइटंस के पेसर ने माना कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मोहम्मद सिराज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेट लिए, जो कि उनके IPL करियर का बेस्ट प्रदर्शन है। दूसरी बड़ी बात ये कि धांसू प्रदर्शन सिराज ने अपने होम ग्राउंड पर यानी हैदराबाद में किया है। सिराज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा भले ना हो, लेकिन वो वैसे रहने वाले हैदराबाद के ही हैं। तीसरी और आखिरी बड़ी बात सिराज के परफॉर्मेंस की ये रही कि उसे उन्होंने अपने परिवार के सामने अंजाम दिया।
दर्शकों, हिंदी के विशेष बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।